स्कूल चले हम अभियान के तहत राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को शासकीय स्कूलों में भविष्य से भेद के तहत पढ़ाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह सहित जिले में पदस्थ आईएएस अधिकारियों के साथ डिप्टी कलेक्टर्स ने स्कूलों में पहुंचकर पढ़ाया। कलेक्टर आशीष सिंह ने जहां ऋषि कश्यप और दैत्य की कहानी सुनाकर छात्रों को प्रेरित किया, वहीं सिद्धार्थ जैन ने छात्राओं को फॉरेन एक्सचेंज के विषय में पढ़ाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश पर बुधवार से 3 दिनों तक शासकीय अधिकारी सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। इसी के तहत इंदौर जिले में कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह मूसाखेड़ी स्थित सांदीपनी स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से उनकी रुचि के विषय जाने, साथ ही भविष्य में क्या बनना चाहते हैं यह भी पूछा। छात्रों ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईएएस बनने की इच्छा जताई। एक छात्रा काव्या सिंह ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई। मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने देश में और सुधार कर सकूँ और जो नई चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे सकूँ। मैं चाहती हूँ कि जो अभी भी जाति धर्म के भेद चल रहे हैं कई जगहों में, कई गाँवों में, तो वो भेद बंद हो और जो अभी इतने जुर्म बढ़ रहे हैं वो जुर्म कम हो। ठीक कर रहे हैं पर उन्हें और भी काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश में और सुधार हो। मैं धर्म का भेदभाव ज़्यादा देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम इस जगह पे रहेंगे, हम मुसलमान हैं तो इस जगह पे रहेंगे, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि वो इंसान हैं तो वो एक साथ रह सकते हैं, भले ही हिंदू हो या मुसलमान, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी और अच्छे काम करूँगी ताकि लोग मुझे सपोर्ट करें। वो लोगों की सोच में ऐसा डाल दिया गया है शुरू से कि राजनीति में लोग झूठ ही बोलते हैं। अगर इंसान सच की राह पे हमेशा चलता रहेगा तो वो आगे चल के ज़रूर सफल होगा। छात्रों से चर्चा के बाद कलेक्टर ने उन्हें ऋषि कश्यप और दैत्य की प्रेरणादायक कहानी सुनाकर प्रेरित किया। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह बच्चों के बीच बैठकर अपने बचपन की यादें भी ताज़ा की। जो भाषण सुनना चाहता है हाथ उठाए, एक भी नहीं है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ और मुझे लगता है शायद आप लोगों ने वो कहानी अभी तक सुनी भी नहीं होगी। आइडिया नहीं भैया। कहानी जो है वो एक दैत्य की है जिसका नाम है जलोद्भव। किसी ने नाम सुना जलोद्भव का? एक ही बच्चे ने, ऐसा मतलब एक ही बच्चे ने कहानी नहीं सुनी। तो चलिए बड़ी अच्छी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और इस कहानी का संबंध है कश्मीर से। तो एक बार ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने सुना है। तो ऋषि कश्यप एक बार एक जंगल में गए। तो बड़ा ही सुंदर जंगल था, बड़े अच्छे हरे भरे पौधे थे, वहां पर फूल खिले हुए थे और उसके बगल में बहुत बड़ी झील भी थी। तो बहुत ही सुंदर जंगल उनको लगा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे वैसे ही वो जंगल के जितने भी जानवर थे उन्होंने उनको घेर लिया और ऋषि कश्यप से बोला, अरे ऋषि कश्यप त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम बोलते हैं ना, जब आपने देखा होगा सीरियल्स में या फिर कहानियों में पढ़ा होगा। तो ऋषि कश्यप ने बोला कि अरे इतना अच्छा जंगल है आप लोगों का, बगल में झील है, यहाँ पे इतने सारे फूल और फल लगे हुए हैं, आप लोगों को किस चीज की चिंता, आप लोग क्यों परेशान हो? तो जानवरों ने बोला कि ऋषि कश्यप हम लोग एक असुर है, दैत्य है जिसका नाम है जलोद्भव, उससे बहुत परेशान। तो बोलते वो कहाँ रहता है? तो उन्होंने बोला वो झील के अंदर रहता है और जैसे ही हम लोग झील में जाते हैं पानी पीने के लिए वैसे ही वो हमको मार के खा जाता है, तो हम लोग झील के पानी का कोई उपयोग ही नहीं कर पा रहे। तो ऋषि कश्यप ने बोला भाई ये तो बहुत गलत बात है। तो वो गए झील के किनारे, उन्होंने बुलाया कि भाई जलोद्भव कहाँ हो तुम? तो बहुत बड़ा सा असुर, बड़ा सा दैत्य जो है वो पानी का वो निकल के आया और उसने बोला कि कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? तो ऋषि कश्यप ने बोला कि भाई आप क्यों इनको सबको जानवरों को परेशान कर रहे हो, आप अपना कहीं दूसरी जगह घर बना लो। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, कोई मुझे यहाँ से हिला नहीं सकता है और इसमें मैं किसी को पानी भी नहीं पीने दूंगा, जो पानी पीने आएगा मैं उसको खा भी जाऊंगा। तो ऋषि कश्यप को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो मैं कोई ऐसे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाता हूँ जो जलोद्भव का सामना कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि कौन है इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली, तो उनको फिर विष्णु जी की याद आई। तो उन्होंने विष्णु जी का ध्यान किया और विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी से उन्होंने बोला कि देखो सारे जानवर बहुत परेशान हैं, सारे पशु पक्षी यहाँ के, इसलिए आपको इनकी सहायता करनी होगी और आप इस जलोद्भव नामक जो दैत्य है इसका वध कर दो।
तो विष्णु जी ने निकाला अपना सुदर्शन चक्र और उन्होंने बोला कि जलोद्भव अभी भी वक्त है, चले जाओ। तो जलोद्भव और जोर जोर से हंसने लगा, बोलता है कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम मेरा। तो विष्णु जी को फिर थोड़ी गुस्सा आई, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र फेंका जलोद्भव के ऊपर। लेकिन ये देख के सब आश्चर्यचकित रह गए कि उस जलोद्भव दैत्य के ऊपर उस सुदर्शन चक्र का कोई असर ही नहीं हुआ। वो सुदर्शन चक्र गया और फिर वापस विष्णु जी के पास लौट आया। तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए, विष्णु जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि पहली बार मेरा सुदर्शन चक्र जो है किसी पे काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ध्यान किया, तो ध्यान में उनको पता चला कि इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है जलोद्भव को कि जब तक वो पानी में है तब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। तो फिर विष्णु जी असमंजस में कि अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने ध्यान किया और अपने भाई को बुलाया। विष्णु जी के भाई कौन थे? कृष्ण जी के भाई कौन थे? कृष्ण जी के भाई का नाम पता है? बलराम। हाँ, देखो इस बच्ची को पता है। तो उन्होंने बलराम को बुलाया। बलराम के पास क्या रहता है? देखा है आप लोगों ने उनके हाथ में हल रहता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो बलराम जी अपना एक बड़ा सा हल लेके आए और बलराम जी ने उस जो झील थी उसके किनारे एक बहुत बड़ी एक चैनल टाइप की नहर टाइप की बना दी और उस नहर से पूरा का पूरा जो पानी था झील का वो बह गया। जब पानी बह गया तो जलोद्भव बिना पानी के अकेले झील में खड़ा हुआ था और जो वरदान था वो ये था कि जब तक वो पानी में रहेगा तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर सकता है। उसी समय फिर विष्णु जी ने मौका देखा और अपना सुदर्शन चक्र चलाया और जलोद्भव का वध कर दिया। और सारे जानवर जो बहुत प्रसन्न हुए, सारे पशु पक्षी, और उन्होंने उस जगह का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर रख दिया। तो जो कश्मीर नाम है वो ऋषि कश्यप से उद्भूत हुआ है क्योंकि उन्होंने वहां के पशु पक्षियों की जलोद्भव से जान बचाई थी विष्णु जी को, बलराम जी को बुलाकर। तब से उसको हम लोग कश्मीर के नाम से जानते हैं और वहीं पर जलोद्भव का वध हुआ था। आज अच्छी लगी कहानी आप लोगों को? आप क्या खेलते हो? एक दिन हम और आप खेलेंगे गुल्ली डंडा, देखते हैं कौन जीतता। आप जीतोगे मैं जीतूंगा। तो आप लोग इसी स्कूल में हो शुरू से ही? चलो बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या कहते हैं पापा? क्या करते हैं? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग बढ़िया अच्छा खेलो कूदो, कहानियाँ पढ़ो और कहानियाँ सुनो, ठीक है? चलिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर बनेगी भाई। हाँ, अभी से आप लोग इनके कॉन्टैक्ट वगैरह लेके रखो, ये आगे प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे प्रधानमंत्री बनोगे आप? अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है बेटा आपका? चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और बिल्कुल मेहनत करो तो निश्चित रूप से आप बनोगे। कलेक्टर के अनुसार राज्य शासन का उद्देश्य शासकीय स्कूलों को बेहतर करने के उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। अधिकारी जिस स्कूल में पहुंचेंगे वहां की स्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे। मूसाखेड़ी सांदीपनी स्कूल में भी जो समस्या है उन्हें दूर किया जा रहा है। देखिए, आज भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत जो मूसाखेड़ी स्थित सांदीपनी स्कूल है उसमें आना हुआ है और बहुत ही खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई कि जब मैं क्लास में गया और वहाँ मैंने पाया कि जितने भी नए एडमिशन्स हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे और प्राइवेट स्कूल छोड़कर उन्होंने यहाँ पर सांदीपनी स्कूल में एडमिशन लिया है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है और लोगों का जो विश्वास है शासकीय स्कूलों के ऊपर वो किस कदर बढ़ा है। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय की टीम को, यहाँ के प्राचार्य को, सभी सम्मानित शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ एक कहानी भी मैंने शेयर की है। बच्चों को कहानी पसंद भी आई। मैं एक बार पुनः इस भविष्य भेंट कार्यक्रम में जहाँ की इस स्कूल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत जल्दी ही ये स्कूल नई जगह पर शिफ्ट होगा, ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली गई है
अच्छा भवन, नया भवन बनेगा जिसमें सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं और हम लोग जब छोटे थे तो जब कोई भाषण देने आता था तो हमें यही लगता था कि कब ये भाषण ख़त्म हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भाषण न दे के कहानी सुनाई है अपने बचपन से सीख लेते हुए। और निश्चित रूप से बच्चे इतने क्रिएटिव हैं, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है उनका मैं पूरी तरीके से निश्चिंत हूँ कि इनका भविष्य बहुत। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन मालव कन्या सांदीपनि स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने कक्षा 12वीं की कॉमर्स की छात्राओं को फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ाया। अभी किसी ने पढ़ना शुरू किया? कुछ कल से ही शुरू हुए। नहीं, कई बार हम लोग एक बार पहले भी शुरू कर लेते हैं। चलो मैं आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है, जो आपको बाद में समस्या आएगी, वो एक बार आपको। क्या होता है कि जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं, सब अलग अलग देश हैं, ठीक है। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। और दूसरे कौन कौन से देशों के बारे में जानते हो आप? अमेरिका है। तो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में क्या चलता है? रुपए। रुपए को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये साइन है ना रुपए का, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्या होती है? करेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम? करेंसी। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपए, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, यूरोप की कंट्रीज की करेंसी क्या है? यूरोज हैं, पाउंड्स हैं, ठीक है। चाइना की करेंसी और कुछ होती है, ठीक है। तो इन सारी करेंसीज को आपस में कैसे जोड़ के देखा जाए, उसके लिए टॉपिक होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो किसी भी करेंसी को जब हम किसी दूसरी करेंसी के सामने रखते हैं तो उस पूरी स्टडी को क्या कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज। तो बोलते हैं कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इतने ट्रिलियन डॉलर का है या इतने हज़ार करोड़ डॉलर्स का है। पढ़ते हैं हम कभी, तो हमारे पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं वो जानने चीज़ों के बारे में हमें समझने की आवश्यकता होती है कि ये रेट बनती कैसे है। हम पढ़ते नहीं कि आज रुपए और डॉलर का ये भाव है। जैसे सिद्धार्थ जैन के अनुसार इस व्यवस्था के तहत निरीक्षण पर आने वाले अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। कक्षा 12वीं कॉमर्स की क्लास है और बच्चों का कहना था कि इकोनॉमिक्स विशेष रूप से इन्हें डिफ़िकल्ट लगती है। तो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आज हमने कवर किए, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मार्केट्स कैसे काम करते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, उसके बारे में बेसिक हमने जानकारी हम बच्चों की दी। नहीं, देखिए, बच्चों से मैंने कहा भी है, जैसे भी समय निकलेगा हम लोग सभी प्रशासकीय अधिकारी वैसे भी स्कूलों का दौरा करते ही, तो जब भी आवश्यकता लगी और समय रहा हम लोग ज़रूर आएंगे और बच्चों से संवाद करते हैं। देखिए, एक तो सीएम राइज स्कूल है, एक वो बड़ा कारण रहा, और एक क्योंकि सभी आज अधिकारी सभी अलग अलग स्कूल्स में जा रहे हैं, तो उसी क्रम में शिक्षा विभाग के द्वारा जो सूची बनाई गई उसमें मुझे ये वाला स्कूल अलॉट किया गया, तो मैं आज यहाँ पर। अपर कलेक्टर और आईएएस अधिकारी गौरव बैनल भी महाराणा प्रताप नगर स्थित अहिल्या आश्रम स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। पर तब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही, क्योंकि मैंने मैथ्स सब्जेक्ट किया, तब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि यार ये ठीक है, लेकिन मेरा अभी किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के, जैसे किसी आईआईटी में जाकर के डिग्री करने का विचार है, ऐसा उस वक्त मेरा मन था। और उसके बाद अगर हो सका तो मैं सिविल सर्विसेज की कोशिश करूँ, ये मेरे मन में मोटा मोटा उस वक्त ख्याल है। तो मैंने उस वक्त फिर तैयारी की आईआईटी की। मैं वहाँ पर मैसूर नहीं गया अपने इंटरव्यू देने एनडीए का, और मैंने तैयारी की और मैं यकीन था कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। वहाँ जाके मैंने डिग्री प्राप्त की। जब मैं आईआईटी में पहुँचा तो उन 4 सालों में मुझे प्रशासनिक सेवाओं के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि भाई एक आईएएस क्या करता है, एक आईपीएस क्या करता है, रेवेन्यू सर्विस का अफसर क्या करता है, एक कलेक्टर का क्या काम होता है, एसपी का क्या काम होता है, वगैरह। तो जो प्रशासनिक संरचना होती है उसके बारे में मेरी जिज्ञासा और बढ़ी और मैंने उसको और जाना। गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, अभी आपका 12th है, पूरा 1 साल पड़ा है, पूरे डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ आप उसकी तैयारी करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपका क्या रिजल्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ्रेश स्टार्ट करिए, किताब आपके सामने रखी है, आप उसको उसमें अपना पूरा डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना शुरू करिए। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है चलो आपने एक स्टेप और आप आगे बढ़ जाए, पर अगर आपने डाउट क्लियर नहीं किया तो आप एक स्टेप थोड़ा पीछे हो जाओगे। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ना है
यहाँ जितने टीचर्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ये आपको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। किसी को भी ऐसा फील नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा। मेरा भरोसा मानो, मैंने कहा आप आत्मविश्वास से करोगे और अपनी पूरी लगन के साथ करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त करोगे, ठीक है। IPS कौन कौन बनना चाहता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रोफेसर कौन कौन बनना चाहता है? टीचर कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है। और कोई और आप लोगों के प्रश्न हो तो बताओ आपको। हाँ पूछो बेटा। सर जैसे हम कुछ भी चीज़ लर्न करते तो याद करने बैठते तो एकदम फिर बोलते एक बार भूल जाते, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। कोई भी देखो, हम लोगों का जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकता है, पर जब क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं। बहुत स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि केवल आप बोलते हो, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। हर कोई भूल जाता है, आपके टीचर भी बहुत चीज़ें भूल जाएंगे, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, कोई भी भूल सकता है। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जब आप पहली बार उसको पढ़ोगे तो रटने के लिए मत पढ़ना, उसको समझने के लिए पढ़ो, ठीक है। जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आप उसको वापस समझोगे, तीसरी बार पढ़ोगे फिर समझोगे। जब आप वो चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ये आप इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, जब आप उसको बार बार रिवाइज़ करते हो और समझने के उद्देश्य से, बार का मतलब ये नहीं कि हम 10 बार रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को हम 10 बार लिख रहे हैं, वो नहीं करना। आपने अगर समझ के भी उस चीज़ को 2 बार भी पढ़ा है, या मैं कहूँगा अगर एक बार भी आपने समझ के पढ़ा है ना, तो वो आपके दिमाग में रहेगा, वो नहीं भूलोगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, समझोगे तो नहीं भूलोगे। और अगर उसके बाद भी हम लोग स्वाभाविक, जैसा मैंने बताया कि है कि भूल सकते हैं, तो आप उसका रिवीजन करो, ठीक है। अभी मैंने बताया आपके पास 1 साल है, बहुत समय है। आप टीचर से पूछ के जाओ कल क्या पढ़ाएंगे। डिप्टी कलेक्टर राकेश परमार भी महू के शासकीय स्कूल में छात्रों को पढ़ाने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।